ओके फ्रेंड्स, आज हम हैं डॉक्टर हर्षित के यहाँ पे, जो हर्षित 207 नंबर के साथ एफएमजी में वन ऑफ द टॉपर फ्रॉम द बैतूल डिस्ट्रिक्ट। आज उनके माता पिता उनके साथ है। आज उसकी जर्नी के बारे में अपन जानेंगे कि उसकी जर्नी इन सारे ड्यूरेशन में कैसी रही, उनके मम्मी पापा का ओपिनियन क्या है, कैसे उन्होंने ये सारे 6 साल निकाले, इसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। तो हर्षित, डॉक्टर हर्षित, तो बेसिकली आपने रशिया जाने का डिसीजन एट अ सडन, किसी का होता नहीं, किसी का ड्रीम नहीं होता रशिया जाना, तो आपने रशिया जाने का डिसीजन क्यों लिया था? सर इवेंचुअली जब नीट दिया था 2017 और 18 में, एज मैं एक ड्रॉपर है, ऑलरेडी हूँ एक ड्रॉपर, तो 2018 में मेरे मतलब 300 मार्क्स के अराउंड कुछ आए थे। और उस बेसिस पे हम मतलब इंडिया में मिलना कॉलेजेस थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 300 मार्क्स को कोई कंसिडर नहीं करता है, सारे प्राइवेट्स ही रहते हैं। और प्राइवेट का पता ही है हम सब लोगों को कि प्राइवेट में बीम में फीस कितना स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब बाहर का कि कैसा क्या हो सकता है, दूसरी कंट्रीज़ देखी कि कहाँ अच्छा ऑफ़र मिल सकता है क्या है। फिर आपसे मिले, आपसे बातचीत हुई, फिर उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ देखी, बातचीत करी, फिर उसके अकॉर्डिंग ओरेनबर्ग का डिसाइड किया। ओके, तो ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एफएमजी पासिंग रेट है, यानी आज 68%, जबकि ऑल ओवर इंडिया का 28% एफएमजी का रिजल्ट है। 68% एफएमजी के स्टूडेंट पास आउट है ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो क्या ऐसा है यूनिवर्सिटी में कि जो इतना अच्छा रिजल्ट देती है? यूनिवर्सिटी का तो ऐसा है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी पर डिपेंड रहना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है कि हम फर्स्ट सेकेंड ईयर तक रशियन सीखने के बाद हमको थोड़ा सा अपने खुद के ऊपर ऐसा भरोसा लाना पड़ता है कि हाँ हमको आगे करना है, हम किस लिए आए, हमारा पर्पस क्या है, पेरेंट्स ने क्या सेक्रीफाइसेस किए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको अपनी पढ़ाई को भी आगे करना है। और यूनिवर्सिटी में टीचर्स है हेल्पफुल, बट ऐसा है कि हमें खुद अपने तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, पढ़ के जाना पड़ता है। वो एफर्ट है, पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस से हमेशा जाने जाते हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए जो खत और पानी डाला जाता है वो यहीं से आता है। तो पेरेंट्स के इसमें आपके पूरे ड्यूरेशन में सबसे पहले आता है फाइनेंस, ये पैसे का सारा अरेंजमेंट, फिर आता है इमोशनल अटैचमेंट। ये 6 साल की जर्नी सर आपकी और मैम की कैसी रही? इस जर्नी में तो वैसे तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया था कि ड्रॉप आउट जब ले रहा था तो उसी समय मैंने सोचा था कि इसको बोला भी था कि आप बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ मीडियम क्लास के लोगों के लिए एमबीबीएस कराना बहुत मुश्किल है जी। उस हिसाब से मैंने डिसीजन लिया था, लेकिन इसकी जिद थी कि मैं एक बार और ड्रॉप लेकर के अच्छे नंबर से निकलूँगा। लेकिन हाँ, सफलता न मिलने के बाद फिर भी मेरा दृढ़ निश्चय जो था वो था कि इसको रख। जी, जो आप अंदर से अपनी पहली मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात में अपन एक दूसरे को ये जानते थे कि नहीं ये कर लेगा। फाइनेंशियली अपने को बहुत सारे चैलेंजेस थे, पैसों का इशू था, पैकेज का इशू था, लेकिन आज उसने 207 नंबर लाके अपने आप को प्रूव करा के दिखाया है कि भाई आप जिस तरीके से बच्चे के ऊपर आपने जो ट्रस्ट रखा उसने 100% पूरा किया। तो मेहनती तो बच्चा था, पहले से ही होशियार था, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट था, मदर का इमोशनल सपोर्ट था। तो मैम, आपको 6 साल के ड्यूरेशन में ऐसा क्या लगा कि जब वो विदाई लेता था, घर से जाता था, फिर लेने के लिए दूर रहता था, वाले ड्यूरेशन में आप इमोशनली कैसे अपने आप को संभालते थे? बच्चे को उतने दूर बाहर भेजना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी जिद थी, उसको डेंटल मिल रहा था, लेकिन उसका था कि मुझे डेंटल में जाना नहीं है, मुझे करना था एमबीबीएस, नहीं तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं करके। इसलिए फिर हमने भी पूरी हिम्मत लगाई और उसे बाहर भेजा। लेकिन आज उसने अपनी जो मंजिल हासिल करना था वो हो गई, तो हम सारे दिन भूल गए, लेकिन आज खुशी है कि उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली। जी, वो जब यहाँ से उसके पढ़ाई की टाइम ड्यूरेशन जो था, जब वो 6 महीने वहाँ से आके यहाँ एफएमजी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो वो एफएमजी की एग्ज़ाम की तैयारी के ड्यूरेशन में उसको आपका सपोर्ट कैसा था?
जी हाँ, पहले तो कुछ उसका दिल्ली जाने का मूड था, उसके बाद बोले कि नहीं घर से ही करेंगे। तो घर से किए, मैं नाश्ता वगैरह सब टेबल पे रख देती थी और हम लोग लाक लगा के स्कूल चले जाते थे। लेकिन उसने भी पूरी अपनी लगन से 6-6, 7-7, 8-8 घंटे जगह से नहीं उठता था वो, और पूरी मेहनत से पढ़ाई करी। उसके डेडिकेशन के साथ आपका सपोर्ट जो था, यानी कदम कदम पे देखो, बीच में कोरोना आया, हाँ, बीच में कोरोना। वॉर आया, ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव इस सारे ड्यूरेशन में चले, तो उस ड्यूरेशन में यानी वो कैसा समय बीता, यानी वो वाले समय जो था, जो हाँ, उस समय में दिक्कत तो थी, जी, जैसे कोरोना के समय में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी ये था कि भाई जो रूस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी है, वो स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हाँ। ये विश्वास था। क्योंकि रसिया जो है वो अच्छी कंट्री है, जानी जाती है अच्छे इसके लिए, परंतु उसके बाद में भी फिर कोरोना निकल गया, और उसके बाद ये जब गया तो उसके बाद भी विश्वास था कि चलो अच्छा ही होगा जो भी होगा, और उसने अच्छा वर्क किया, अच्छी पढ़ाई की, और बच्चों पे तो मुझे विश्वास था कि निकल। एक्चुअली जब एफएमजी की एग्जाम होती है उस समय पे एक दो पैटर्न में पेपर होते हैं, एक पहला होता है, एक दूसरा होता है। तो जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे पहले पेपर के बाद ही मुझे पता था कि मैं 100% एग्जाम निकालने वाला हूँ। तो वो वाला कंडीशन, जब पेपर जब जाता है तो आदमी को पता रहता है कि पेपर कैसे गया। तो पहला रिएक्शन पेपर के बाद इसके कैसे थे, और बाद में सेकंड पेपर के बाद रिएक्शन कैसे थे? फर्स्ट पेपर जब उसने दिया था तो उसने मुझे फोन लगाया था कि मेरा पेपर बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया, तो मैंने उसको यही बोला था कि मतलब तू अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करे, जो हो गया उसको छोड़ दो, आगे का जो पेपर है वो देख लो। और उसको ये भी बोल दिया था कि जो पेपर बिगड़ा है उसमें एबो 75 मिलेगा, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। भाई एक्चुअली एक्सपेक्टेशन जो बच्चे ज़्यादा जीतती या फिर कॉम्पिटिटिव रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन 100% रहती है। अगर उनको 90 भी मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनका पेपर खराब गया। तो जब 207 नंबर उसने अचीव किए तो उस हिसाब से उसका पहला पेपर भी अच्छा ही गया होगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही उसे मार्क्स मिले, क्योंकि उसका टारगेट जो था वो 250 एबो था। एक्चुअली हम जब बात करते थे तो मैं हमेशा बोलता था कि मेरा 255 था, उसे क्रॉस करना है तुझे, एंड ही यूज्ड टू बी, यानी हमेशा वो वाले इसमें रहता था कि सर मैं उसको क्रॉस करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड 200 क्रॉस करना ये अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है। एंड आपके पढ़ाई ड्यूरेशन आपने कब से स्टार्ट की? सर मैंने एक्चुअली अपनी ड्यूरेशन पढ़ाई की स्टडी मैंने अपनी 5th ईयर से शुरू कर दी थी। 5th ईयर से शुरू करने के बाद फिर जैसे 6th ईयर तक आते आते यूनिवर्सिटी में कई सारे टीचर्स हैं, उनका गाइडेंस मिला कि हाँ अपने को एफएमजी के लिए किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने मतलब घर आने से पहले 5 से 6 सब्जेक्ट प्रॉपरली करके आया था, कि घर जाने के बाद वही सब्जेक्ट में मैं आगे अपना 1 महीना नहीं वेस्ट करूँ, ताकि उनमें 10 दिन में वो सब्जेक्ट निपटा सकूँ। इस हिसाब से मैं प्लान बना के आया था। तो मैं इवेंचुअली 6 सब्जेक्ट्स निपटा के आया था, और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि ओके टाइप में थे। और फिर यहाँ आने के बाद फिर मैंने अपने बाकी के सब्जेक्ट कंप्लीट किए। तो आप जब एग्ज़ाम 6 महीने के वैकेशन में जब थे यहाँ पे तो आप कितनी आवर स्टडी पे देते थे, यानी कितना घंटा आप, टाइम टेबल आपका शेड्यूल कैसा रहता था? सर शेड्यूल तो ऐसा था कि मॉर्निंग में मैं 9 से शुरू करता था, और 9 to 12 का एक रहता था। फिर अकॉर्डिंग टू कोचिंग ही चलता था कि वो टीचर टू टीचर वेरी करता था कि वो कितने देर का ब्रेक देते थे। तो वैसे जनरली 9 to 5 या 6 की क्लास होती थी, तो उसमें 1 to 1.5 आवर के आसपास लंच ब्रेक और अदर ब्रेक वगैरह बीच में देते थे। और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा क्लास खत्म होने के बाद सेल्फ ब्रेक लेता था, थोड़ा सा घूम फिर लिया या कुछ कर लिया। उसके बाद वापस 7 बजे से 9 बजे तक थोड़ा सा और जो भी आज क्लास में पढ़ा है 2 घंटे वो रिवाइज कर लिया। ऐसे जस्ट फ्रीक्वेंट फ्लिप ऑफ द पेज करता था। और उसके बाद खाना वाना खा के 1 घंटे का ब्रेक लेके 10 बजे से फिर वही 1-1:15 बजे तक वापस से तो जो सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसको रिवाइज करता था। यानी फ्रीक्वेंट रिवीजन जो थी आपके, वो आपका सक्सेस की है कि आप जो दिन का मटेरियल था
वही दिन में आप कंप्लीट करते थे, वही आप किस भी कंडीशन से रह के आ रहे हैं, आप जिस भी कंडीशन में जाएंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको अडेप्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज उस कंडीशन में हम रह नहीं पाएंगे अगर अडेप्ट नहीं हुए तो। और ऐसा है कि सर वहाँ जाने के बाद मेंटरशिप जो है आप रहे, बाकी और टीचर्स का गाइडेंस रहा। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा आपका, शालिका मैम का और प्रियांश जैन सर का, कि उनका गाइडेंस थ्रू आउट द जर्नी में साथ रहा। कभी भी कोई दिक्कत होती थी तो मैं सबको फ़ोन करता था, मैसेज करता था, और मेरे को प्रॉपर उस तरीके का मिलता भी था कि हाँ, कि ऐसे मैं बोल सकूँ कि हाँ मेरे साथ में कोई खड़ा था कि जब उस 6 साल के ड्यूरेशन में किसी को फ़ोन लगा हुई, किसी को बोलूँ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हुई, सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो वो एक था साथ में। बेसिक आपका जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ जर्नी था, टाइम ड्यूरेशन ऑफ जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सोशली फोबिया रहती है। आज भी लोगों के अंदर वो एक क्या बोल सकते हैं, एक अलग तरीके की गलतफहमी है कि जिसको यहाँ नहीं मिलता वो बाहर जाता है, उनके वहाँ के डॉक्टर को आके एग्ज़ाम में निकालनी पड़ती है, और वो एग्ज़ाम बहुत हार्ड होती है, और वो एग्ज़ाम हर कोई नहीं निकाल पाता है ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आपने अपने एक्ट से रॉन्ग प्रूव किया, लेकिन वो जो 6 साल समाज में आपके पेरेंट्स थे, सोसाइटी में आपके पेरेंट्स थे, उनको इस सवाल को 6 साल तक झेलने मिल रहा था। तो अभी वो सोसाइटी के बिहेवियर और आज के आपके पास होने के बाद के बिहेवियर लोगों का कुछ अंतर आपको नज़र आता है? सर रेस्पेक्टफुली तो सर यही है कि पेरेंट्स ने मतलब जब मुझे भेजा था तो बहुत से लोग भेजते कि मत भेजो, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ, मतलब 300 मार्क्स पे यहाँ नहीं मिला तो वहाँ से आने के बाद क्या ही कर लेगा ये, मतलब एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि तुम अपना पैसा बच्चे पे बर्बाद कर रहे हो, इस नज़र से भी देखा जाता था। लेकिन ये है कि मम्मी पापा ने भरोसा दिखाया तो, और काइंड ऑफ मोटिवेशन, और लाइफ में क्या ही चाहिए जब मम्मी पापा सब चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बाहर क्या और उनको बच्चों के लिए बंद कर रहे हैं, तो अपन क्यों किसी और की सुने, कि अपने को उनको देखना है कि उन्होंने अपने लिए क्या किया है, क्या सेक्रीफाइसेस किए, उसको अगर वही मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर कभी भी लो फील करो, कुछ करो, पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस, पेरेंट्स से बात करो। मैं ये गारंटी के साथ देखता हूँ, दुनिया की कोई भी चीज़ हटा दो, अगर आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए, पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को देख लो, कि कोई भी पेपर रहे, कुछ रहे, आप डेफिनेटली उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर आप सोसाइटी में आप टीचर हैं दोनों, और दोनों टीचर रहते हुए आप इतने बच्चे को क्रिएट करते, इतने बच्चे आपके हाथों से जाते, तो बेसिकली आपको ये सारी सिचुएशन में जब आपने हर्षित को वहाँ भेजा, उसके बाद आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड सर्कल, सब में ये सवाल तो आता है कि भाई इतनी दूर क्यों भेजा, सच में कर पाएगा क्या, आप इतना पैसा डाल रहे हो, इसका रिजल्ट मिल पाएगा क्या। तो उस ड्यूरेशन और अभी जब इसका रिजल्ट आप प्राउडली बताते कि मेरे बेटे का ये हुआ, तो ये दोनों में अंतर क्या नज़र आता है? वैसे तो जहाँ जिसको भी मालूम हुआ वो चर्चा भी करते थे इतने दूर भेजा, लेकिन बहुत से लोग मुझसे गाइडेंस भी लेते थे कि क्या बाहर भेजना उचित है। हाँ। तो मैंने बोला देखो, मीडियम क्लास जो है इसके लिए अपने यहाँ इंडिया में कोई किसी प्रकार का स्कोप नहीं है, और अगर अपने को जो टारगेट है कि हमें डॉक्टर बनाना ही है, तो उस हिसाब से तो हमें चूज़ करना ही पड़ेगा कि हमें फॉरेन भेजना है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि रूस ही आपने क्यों चुना, और भी अदर कंट्रीज हैं। हाँ। लेकिन उसमें हालांकि मैंने बहुत सारी एजेंसियाँ खोजी, इंडिया के बड़े बड़े शहरों में जाके इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन इसके बाद मुझे डिसीजन लेने में ये बहुत अच्छा लगा कि रूस ही भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक तो सिक्योरिटी है और दूसरी चीज़ नॉलेज अच्छा है। और एजेंसियों में भी बहुत सारी एजेंसियाँ देखी, लेकिन आपकी जो एजेंसी थी उसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि मुझे इनके साथ भेजना चाहिए, या ये मुझे अच्छा सहयोग करेंगे या कॉपरेट भी अच्छी तरह करेंगे। इस हिसाब से मैंने आपकी एजेंसी को चूज़ किया। इसके पहले मैंने जो भांजे को भेजा था, एक बिलासपुर की एजेंसी थी, लेकिन वो एजेंसी ने बीच में जब भांजे को भेजा था तो उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि जो भी एजेंसी मिले, क्योंकि बच्चा यहाँ से काफ़ी दूर जा रहा है, तो हम तो यहाँ से वहाँ तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें एजेंसी ऐसी चाहिए कि जो जिस प्रकार से हम अपने बच्चे को डील कर सकते हैं उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि हम एजेंसी के भरोसे हैं, है ना। इसलिए हमने सबसे पहले आपको चूज किया। बेसिकली जब भी बच्चे का कुछ होता है या फिर बच्चे का कुछ भी रहता था, तो वी आर लाइक हमेशा एक परिवार की तरह रहे।
बैतूल के बच्चे रहे या मेरे पर्सनल ग्रुप रहा, एक परिवार की तरह रहा। जब भी मैं रशिया जाऊँ तो इनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना हमेशा होता था, साल में एक बार तो हमेशा विजिट रहती थी। तो एक पेरेंटली जो टच रहता है, जो बच्चों का घर वाले चाहते हैं कि मेरे बच्चे का कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत किससे बात करनी चाहिए, तो वो रहता है कि रात में हर्षित का मुझे कॉल मैसेज रात में 2 बजे भी आए तो भी आई वॉज देयर कि उसको ये होता था। लेकिन जो सोसाइटी का जो सोच है, जो समाज की सोच है, वो समाज के सोच में आज उसका जो मेहनत, उसकी जो लगन और उसका जो परिश्रम है वो अपने आप में खुद बोल रहा है। जो एमपी में आज जो वन ऑफ द टॉपर रैंक है, यानी पूरे एफएमजी पासिंग रिजल्ट में एमपी में वन ऑफ द टॉप 10 में वो आता है, तो वो वाली कंडीशन बेसिकली उसकी मेहनत है और अपना सहयोग है। तो हर्षित आगे का आफ्टर एफएमजी, आफ्टर इंटर्नशिप आगे का क्या प्लान है? सर आगे का तो प्लान अभी सोच के तो रखा है, लेकिन सर जब तक मिल नहीं जाता, जब तक वो बताने में थोड़ा सा ये है पहले थे, यानी घर बसने के पहले बाद ही अपन उसको डिसाइड करेंगे। मीन्स यू आर प्लानिंग फॉर पीजी। यस सर बिल्कुल। तो पीजी का प्लान तेरा बेसिक इंटरेस्टेड है, तो आप अभी इंटर्नशिप के साथ पीजी का प्रिपरेशन रखेगा? हाँ सर बिल्कुल, इंटर्नशिप के साथ साथ पीजी का प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दिया। आप अभी पढ़ाई छोड़ नहीं रहे हो? नहीं सर अभी तो कंटिन्यूस, मतलब अभी फ्रेश मेमोरी है तो थोड़ा बहुत एमसीक्यूज और जो सब्जेक्ट एफएमजी के टाइम पे वीक रह गए तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ। मतलब वही एफएमजी जैसी प्रॉपर 8 आवर्स 9 आवर्स का ड्यूरेशन बैठना नहीं हो रहा, लेकिन फ्रेश मेमोरी के लिए थोड़ा बहुत एमसीक्यू सॉल्व कर लेना या फिर ऐसे पेज फ्लिप कर लेना कि हाँ ये टॉपिक वीक था, यहाँ से क्वेश्चन आए थे, नहीं बने थे, गलत होने के चांसेस थे, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। मीन्स यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग एंड यू स्टार्टेड फॉर योर पीजी फ्रॉम नाउ आल्सो। तो अभी से आपकी पीजी की तैयारी पूरी तरीके से स्टार्ट की है। आने वाले समय के लिए मेरी तरफ से और सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और सर और मैम को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी अपनी मुलाकात इसके पीजी के टाइम पे करेंगे जब इसका पीजी कलेक्ट आउट हो जाता है। एंड हम आज से जुड़े हुए 6-7 साल होते आ रहे हैं। हमेशा जब भी मैं बैतूल आता हूँ सारे सर से मैम से जब भी मैं रखा जाता हूँ तो आपसे हमेशा मुलाकात होती रहती है। वी आर वेरी प्राउड कि ये जर्नी जो बीज बोया था वो आज फल देने के स्वरूप में आया है, पेड़ बड़ा हो गया है और ऑल द बेस्ट।